करें लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्या देखेंगे? नेफ्रॉन की डेफिनेशन होती है इट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होता है। काम क्या करता है? छानने का। किसको छानने का? वो वाला ब्लड जिस ब्लड में यूरिया और अब देखो, चलिए अब अपन बात करें ना लेक्चर नंबर 4 में, तो अपन ने नेफ्रॉन की बात करेंगे। तो नेफ्रॉन पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नेफ्रॉन इसमें कहाँ पाया जाएगा। ये जैसे एक 3D डायग्राम अपन निकालें किडनी का, तो किडनी के 3D डायग्राम में आप पता देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने बोला था कि 6 से 8 नंबर तक रहता है। ये होते हैं मेडुलरी पिरामिड। क्या होते हैं? मेडुलरी पिरामिड की बात करोगे तो ये ग्रीन वाली लाइन के बाहर वाला पार्ट पूरा कॉर्टेक्स है, अंदर वाला पार्ट क्या है? मेडुला। लेकिन जो मेडुलरी पिरामिड है ये मेडुला का पार्ट है, लेकिन कॉर्टेक्स में क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। बताया था ना। इसी वाले पार्ट में बेटा क्या होता है? मैं यहाँ पे देखो हल्का हल्का दिख रहा है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं नेफ्रॉन। क्या होते हैं? ऐसे कुछ नेफ्रॉन। ये कुछ ऐसे होते हैं नेफ्रॉन, है ना। तो हम इन्हीं नेफ्रॉन को आज सीखेंगे। अब मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बताया था कि किडनी भी काम करने के लिए किडनी को एनर्जी चाहिए। काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और किडनी को एनर्जी लेके जाएगा प्योर ब्लड में, जिसको हम बोलेंगे रीनल आर्टरी। यहाँ पे किडनी इस ब्लड को यूज कर लेगा और कुछ इम्प्योर ब्लड बाहर लेके आएगी, जिसको बोलेंगे रीनल वेन। मतलब किडनी के एक एक पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ की किडनी का ये वाला एरिया होता है 10 सेंटीमीटर। क्या होता है? यहाँ पे कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई किसके लिए? किडनी के लिए। अब किडनी की जो बेसिक यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स होती है उसका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है? हम नेफ्रॉन को बाहर निकालेंगे, देखेंगे नेफ्रॉन कैसा होता है। इनका क्या नाम है? चलिए तो अब मैं सुनिए ना मेरी बात। यहाँ पे जो छोटे छोटे ये नेफ्रॉन थे ना बेटा, ये छोटे छोटे जो नेफ्रॉन है, हमने इस नेफ्रॉन को निकाला। जब हम इस नेफ्रॉन को निकाल होता है, हमने इस नेफ्रॉन को निकाला तो ये नेफ्रॉन पता कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। हाँ, ये जो व्हाइट कलर वाला पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन का 3D डायग्राम मैं यहाँ पे निकाला हूँ। नेफ्रॉन का 3D डायग्राम है, बहुत बढ़िया से सीखना है। मेरी बात सुनिए। एक्चुअल में तुम लोगों को, हमको नहीं पता चैप्टर टफ लग रहा है कि इजी लग रहा है, लेकिन ये चैप्टर सर्कुलेशन से काफ़ी टफ है। यहाँ मैकेनिज्म, अभी तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है, और यदि एक बार समझ में आएगा तो जूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि आपको जूलॉजी में लास्ट में मेहनत नहीं करनी होती है। जब भी आपका पढ़ने का मन ना लगे, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको क्वेश्चन करने का मन नहीं लग रहा, आपके घर में कोई मेहमान आ गया है, ठीक है, जब क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है तो सीधी सी बात मेहनत स्टार्ट करना पड़ेगा, उस टाइम पे आप जूलॉजी निकाल के पढ़ सकते हो। इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। आप जूलॉजी में कोई सा भी चैप्टर पढ़ोगे, सारे के सारे चैप्टर्स के ऑर्गन्स आपकी बॉडी में अवेलेबल हैं, और ये मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि एकदम सही है। ऐसा दिल भी है, किडनी भी है, सारे के सारे ऑर्गन्स हैं। कोई ऑर्गन नहीं होगा तो अपन नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो उस ऑर्गन्स को यदि हम अपनी बॉडी के अंदर फील कर लेंगे ना, तो उस चैप्टर में अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ गए? एक लास्ट और बात बता रहा हूँ। यदि आपको 720 आउट ऑफ 720 चाहिए, या आपको 715 आउट ऑफ 720 चाहिए, तो आपको पढ़ाई तो करना है, लेकिन पढ़ाई एक अलग तरीके से करना पड़ेगा। सिर्फ उस तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा जैसे मान लो कि 20 लाख बच्चा नीट का एग्जाम देता है, 20 लाख बच्चों में सिर्फ 1 लाख बच्चे जो हैं सेलेक्ट होते हैं। 19 लाख बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। 19 लाख बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो उसी तरह पढ़ते हैं जैसे हम लोग पढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिस बच्चे का नीट में सिलेक्शन होता है ना, वो अपना 9th-10th में, बहुत ज़्यादा 11th में, 11th के मिड सेशन तक वो अपना नीट का सिलेबस एक बार ख़त्म कर चुका होता है। मतलब वो 11th आधे पहुँचते पहुँचते 11th और 12th दोनों का सिलेक्शन ले लेता है। क्योंकि आप सबको पता है, देखो दिमाग का लेवल सबका लगभग बराबर है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिमाग का लेवल लगभग सबका बराबर है। जो हमसे एक्स्ट्रा मेहनत कर लेगा, जितना हम करते हैं वो एक्स्ट्रा मेहनत कर लेगा, एक्स्ट्रा टाइम दे देगा ना, तो अलग आगे निकल जाएगा। हम लोग नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप मानो चाहे ना मानो, यही सच्चाई है। जो स्टडी में टाइम देगा वही सेलेक्ट होगा, बाकी नहीं होंगे। यदि आप लोग जिस दिन छुट्टी आपकी रहती है, स्कूल नहीं रहता, आपका कोचिंग्स नहीं रहता,
आप उस दिन 14 से 15 घंटे सेल्फ स्टडी में निकालो। आप याद रखो, एक बच्चे की पैर खींचने के लिए 20 लाख बच्चे लगे हुए हैं। आपको पीछे करने के लिए 20 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है। आपको यदि 20 लाख बच्चे से आगे होना है ना, तो आपके सारे उन 20 लाख बच्चों से अलग करना पड़ेगा। नहीं, एक डायलॉग हम हर साल बोलते हैं, आप दो फ्रेंड हो, आप और आप, ये दो फ्रेंड हैं, दोनों साथ में स्कूलिंग किया। इनने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा तो मेडिकल कॉलेज में पहुंच गई MBBS करने, इनने नहीं पढ़ा तो छोटे कॉलेज में चली गई नर्सिंग करने। एक और थी, उनने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो वो कुछ और कर रही हैं। अब इसी कॉलेज में एक सर्जन हो आप, उसी कॉलेज में एक नर्स है, आपकी सगी फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड। अब आप सर्जन हो, वो नर्स है, पता है वहाँ पे क्या होगा? आपको शर्म आएगी उसको बोलने में कि वो हमारी फ्रेंड है। जब आपका पूरा फ्रेंड सर्कल सर्जन है, करोड़ोंपति वाले हैं, आप एक नर्स आपकी दोस्त है, और आपसे भी ज़्यादा उसको बुरा लगेगा ये बोलने में कि ये हमारी फ्रेंड है। पता है क्यों? यदि उसको ये बोला जाएगा ना ये तुम्हारी फ्रेंड है, तो लोग उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, वो सर्जन है तुम नर्स क्यों हो? फिर वो बोलेगी मैं मक्कार थी, मैं गद्दार थी, मैं पढ़ती नहीं थी, टाइम पास करती थी। समझ गए? तो इस चीज़ को दिमाग में कंटिन्यू बना के पढ़ाई करो आप लोग, टाइम वेस्ट मत करो। मैं 3 महीने हो गए यही समझा के, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। मेरे को तुम लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, अभी साल भर यही हो जाएगा। तुम लोग सुधरोगे नहीं टाइम वेस्ट करने में, अब मैं नहीं सुधरूंगा। लर्निंग कुछ लोग ऐसे होते हैं। आओ, तो ये होता बेटा फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ नेफ्रॉन। मैंने बोला था कि यहाँ थ्योरी नहीं लिखी है, जो मैं बोलूंगा कॉपी में लिखते जाना है ना। तो ये जो मैं चीजें बोलता हूँ आप कॉपी में लिख लीजिएगा। तो यदि हम बात करें, ये हमारा जो व्हाइट कलर वाला पार्ट है, ये होता है नेफ्रॉन, और एक 10 सेंटीमीटर के स्ट्रक्चर में 10 लाख नेफ्रॉन है। इमेजिन कर लो, बाप रे, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, मतलब इतनी छोटी है। यदि हम बात करें, मतलब कि ये 10 सेंटीमीटर, ये 4, ये 5, ये 4, मतलब इतनी छोटी स्ट्रक्चर में 10 लाख नेफ्रॉन है। मतलब ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इसके अंदर 10 लाख है। और उनका ये वाला पार्ट है ना बेटा, जो ये वाला पार्ट है, देखिए इतना पार्ट, इसको हम बोलेंगे बोमेन कैप्सूल। क्या बोलेंगे? फिर देखिए जितना मैं नाम लूंगा है ना, जितना मैं लाइन खींचूंगा, इतना पार्ट जो है ये PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ये जो पतला वाला पार्ट है ना, इतना पतला वाला पार्ट मैं बना देता हूँ, लाइन बना देता हूँ, यहां से लेके यहां तक। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इतना वाला पार्ट है। फिर ये वाला जो पार्ट है ना, यहां से लेके पूरा यहां तक, हाँ, ये वाला पूरा पार्ट होता है आपका DCT, डेक्स्ट्रल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और ये वाला पार्ट होता है पूरा कलेक्टिंग डक्ट। एक तो 10 सेंटीमीटर किडनी में 1 लाख नेफ्रॉन है, और 1 लाख नेफ्रॉन के ये 4 पार्ट हैं। इमेजिन कर लो कि कितना छोटा है। और सुनो, इसके अंदर ब्लड आता है बेटा, ये हमारी रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी का एफरेंट आर्टरी वाला पार्ट है। मजा आ गया सर। रीनल आर्टरी का एफरेंट आर्टरी वाला पार्ट है, जो कि यहाँ पे देखो ब्लड लेके आ रही है। ब्लड लेके जो आ रही है वो कौन है? एफरेंट आर्टरी। अब ब्लड लेके यहाँ से जा रही है, ये है इफरेंट आर्टरी। क्या है ये? एफरेंट आर्टरी है। एफरेंट आर्टरी लेके आती है, इफरेंट आर्टरी लेके जाती है। मैंने बोला था एफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी दोनों में कौन मोटा? कौन मोटी थी? एफरेंट आर्टरी मोटी थी, इफरेंट आर्टरी पतली थी, इसीलिए उनके बीच में एक प्रेशर लग रहा था। अब प्रेशर जो लगता है ना, ये देखो, ये आर्टरी का गुच्छा है। ऐसे मतलब उधर विशेष साइड देखो, विशेष साइड, हाँ ये देखो, समझ गए? ये क्या है? ये आर्टरी का गुच्छा है, इतनी पतली पतली रहती हैं। और ये गुच्छा यहाँ पे रहता है, जिसको हम पता है क्या बोलते हैं? इस गुच्छे को, इस गुच्छे को बोलेंगे ग्लोमेरुलर आर्टरीज या ग्लोमेरुलस, है ना, या ग्लोमेरुलर।
है ना। ग्लोमेरुलर आर्टरी होती है, आर्टरी का गुच्छा होता है, एक मोटी एक पतली, यहाँ पे एक प्रेशर लगता है, यहाँ पे एक प्रेशर लगता है। इस प्रेशर को हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? या इसी को ग्लोमेरुलर प्रेशर। क्या? कितना तेज मतलब प्रेशर लगता है, कितना जल्दी वो फिल्टर करता है ब्लड को, इसी को बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोलेंगे? समझ गए? अब ये प्रेशर कितना लगता है, वैल्यू भी तो पता होना चाहिए। कितना प्रेशर लगता है? कितना? मैंने कल बताया था, मतलब कि हमारे कॉलेज में क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आंसर कितना लिख दूं, समझ जाना, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। तो ये प्रेशर पता है कितना लगता है? 25। वैसे देखो कहीं बुक में आपको 25 मिलेगा, कहीं 28 मिलेगा, समझ जाना। आप बोल दो 25 to 30 mm ऑफ Hg, या 25 to 25 mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर लगता है यहाँ पे। और इसी प्रेशर के वजह से जो आर्टरी से, अब देखिए ना बेटा, यहाँ से ब्लड आया है ना, यहाँ ब्लड भरा हुआ है ना, ये प्रेशर यहाँ पे ऐसे दबेगा, यहाँ पे आर्टरी में एक प्रेशर लगेगा, एक दबाव लगेगा। इस प्रेशर, इस दबाव के वजह से यहाँ से पता कौन कौन आ जाएगा? कौन कौन आएगा बताओ? आरबीसी आएगी क्या इधर से? कौन कौन आएगा? यूरिया और वाटर। क्या आएगा? यूरिया और वाटर के अलावा भी कुछ कुछ चीजें आती हैं, लेकिन उनका फिर से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो हम सीखेंगे। नॉर्मल कंडीशन में यदि किसी को कोई बीमारी नहीं है तो यूरिया और वाटर ही होता है। यूरिया वाटर बूम 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 बूम, पचाक। समझ गए? यहां से आके कहां आता है? कहां आया? कलेक्टिंग डक्ट में। कहां आया? कहां आया? कलेक्टिंग डक्ट। अब रिटर्न लिख देता हूं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ने बोला है व्हाट इज द पाथवे ऑफ यूरिन। क्या पूछा है? व्हाट इज द पाथवे ऑफ यूरिन। चलिए हम यूरिन के पाथवे की यदि हम बात कर रहे हैं तो यूरिन की पाथवे बेटा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या था? नेफ्रॉन। क्या था? तो जो यूरिन होता है तो सबसे पहले नेफ्रॉन में, कहाँ पे? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन के हम यहाँ पे पार्ट के नाम लिख देते हैं। तो नेफ्रॉन में सबसे पहले बोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन में सबसे पहले क्या? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल से कहाँ पे? बोमेन कैप्सूल से बोलो पीसीटी वाले पार्ट में। बोमेन कैप्सूल के पीसीटी वाले पार्ट में। फिर बोलो लूप ऑफ हेनले, या ऐसे लिख दो हेनले लूप। फिर बोलो डीसीटी। कहाँ? डीसीटी के बाद बोलो कलेक्टिंग डक्ट। ये इतना पार्ट हो जाता है हमारा, कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट। इतना वाला पार्ट हो गया हमारा नेफ्रॉन का, इतना पार्ट हो गया नेफ्रॉन का। ठीक है, आइए मैं इधर नेफ्रॉन अलग से लिखूंगा। तो सबसे पहले नेफ्रॉन में यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको नेफ्रॉन के भी पार्ट पता होना चाहिए कि इसके बोमेन कैप्सूल में क्या हुआ? फिल्ट्रेशन हुआ, वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर था, वहाँ पे प्रेशर लगा, नीचे आया, पता चल गया ना। वो बोमेन कैप्सूल में क्या हुआ? फिल्ट्रेशन हुआ। बोमेन कैप्सूल यानी कि नेफ्रॉन से कहाँ पे आएगा? तो देखिए नेफ्रॉन यहाँ था, नेफ्रॉन यहाँ से कहाँ आया? मेडुलरी पिरामिड। कहाँ आया? मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड से यहाँ आएगा ये माइनर कैलिक्स। कहाँ? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स से कहाँ? ये बड़े वाले में, यहाँ पे इस वाले पार्ट में। तो मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स से, वेरी गुड, कहाँ आएगा? पेल्विस। पेल्विस से पेल्विस से कहाँ जाएगा? यहाँ पाइप में आया यूरेटर। यूरेटर से यूरिनरी, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से समझ गए? ठीक है, ये आ गया अपना। ये हो गया एक पाथवे ऑफ यूरिन। आपको दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपको नेफ्रॉन में उसका पाथवे पूछा जा सकता है, नेफ्रॉन में नहीं पूछा गया तो किडनी में पूछा जा सकता है। तो आप समझदार हो, समझ गए ना? ठीक है,
ये भी मैंने बता दिया, ये बेसिक चीज़ें बताया। अभी मैं इसको और अच्छे से डायग्राम लेके सीखेंगे ना जब खुद बनाएंगे। उसके बाद अब ये जो नेफ्रॉन है ना बेटा, यहाँ पे ये जो नेफ्रॉन है दो तरीके से रहता है, कुछ ऐसा है और कुछ नेफ्रॉन ऐसा रहता है। कौन सा कलर इसमें अच्छा पता चलेगा? कुछ नेफ्रॉन ऐसा रहता है, देखिए दो तरीके के नेफ्रॉन होते हैं। एक की पूंछ लंबी घुसी होती है, एक की पूंछ छोटी। एक पूंछ छोटी होती है और इस तरह का नेफ्रॉन यदि मान लो 100 नेफ्रॉन है तो इस तरह का 15% नेफ्रॉन हो, सॉरी 85% नेफ्रॉन इस तरह के होते हैं और 15% नेफ्रॉन इस तरह के होते हैं। देखो अपने को एक नई चीज पता चली, दो टाइप्स के नेफ्रॉन होते हैं। एक नेफ्रॉन में जिसकी उसकी पाइप लंबी होती है, मतलब हेनले लूप और पीसीटी, एक की छोटी होती है। दोनों को अलग अलग सेपरेट करते हैं, दोनों का अलग अलग काम होता है। क्या काम है वो सीखेंगे। पहले आप ये मानो कि जो नेफ्रॉन होता है उसका पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी वाला जो पार्ट होता है मेडुलरी पिरामिड में धंसा हुआ होता है। एक का छोटा धंसा है, एक का ज़्यादा धंसा है। जब हम उसको निकालेंगे तो एक जल्दी निकल जाएगा, एक को थोड़ा सा, समझ गए? ठीक है, इधर आ जाइए। जो हमारा नेफ्रॉन है अकॉर्डिंग टू हम यदि साइज की बात करें तो एक होता है बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन बहुत छोटा होता है, मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हो जैसे मान लो कि ये मेडुलरी पिरामिड है, अलग अलग बना नहीं, एक ही अपन कर देते हैं। चलो ये मान लो पिरामिड वाला पार्ट है। क्या है? यदि पिरामिड वाला ये पार्ट है तो ये वाला जो नेफ्रॉन है ना, ये हमारा हो जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एक ये नेफ्रॉन है, ये हो जाएगा जक्स्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। बोलो। देखो जिससे अपने को फायदा मिलने वाला हो ना, उसकी जय बोलने में कोई बुराई नहीं है। हेलो, समझ गए? तो इसको हमेशा रिस्पेक्ट दिया करो, कहीं भी मिले ना जय जय, हाँ जी कहीं मिले जय किडनी, समझ गए? ये क्या है बोलो? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन 15% है। अब ऐसे ही पता है कि अपने इंडिया में जो लोग कम है उनकी वैल्यू ज़्यादा है। बीएससी की लाखों सीटें हैं, कोई बीएससी वालों को पूछता नहीं है। एमबीबीएस की कम सीटें हैं, जय हो डॉक्टर। समझ गए? तो याद रखिए एक चीज़, क्या? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन जिसकी पूंछ, समझ गए? याद रह जाएगा। ठीक है, अब देखो सुनो तो, ये वाला पार्ट जो है मेडुला है, ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में दोनों इक्वल होते हैं, इनकी जो लेंथ का डिफरेंस होता है मेडुला में होता है। हेलो, नहीं आ समझ में? दिख ही रहा हो तो सिंपल। ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये मेडुला वाला पार्ट है। बताना ये कौन और सॉरी, हाँ ये कौन? समझ में तो आ जाएगा। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये जक्स्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। बोलो, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। समझ गए ना? बहुत मजा आने वाला। जक्स्ट्रा मतलब एक, जो मैंने बोला था काउंटर करंट मैकेनिज्म, वहां पे जक्स्ट्रा वाला ही काम आएगा। ये मतलब इतना छोटा होता है, एक पतली सी वो नहीं आती कांटे निकालने वाली वो चिमटी है ना, वो आगे उसमें बहुत पतली सी रहती, धार धार बनी रहती ना, उससे आप इसको पकड़ सकते हो एक एक करके। हाँ ना, इतना सुनो, आओ अब देखेंगे नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन। जब अपनी किडनी में, अब देखो हम किडनी की बात करेंगे, जब नेफ्रॉन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो नेफ्रॉन बोलेंगे। अपने किडनी में या कि नेफ्रॉन में जब यूरिन बन रहा होता है, यूरिन फॉर्मेशन जब हो रहा होता है, तो सबसे पहले जब हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खाते हैं तो हमारी बॉडी में दो वेस्ट बाहर निकलते हैं। कोई बोलो। दोनों लोग कहाँ मिलते हैं? पैंक्रियाज में। कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? बोल रही पैंक्रियाज। कहाँ मिलते हैं? लीवर में। लीवर में मिलकर क्या बनाते हैं? यूरिया। क्या बनाते हैं? कौन सी साइकिल बोलते हैं?
ऑर्निथिन साइकिल या कि क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। ठीक है, ये यहाँ मिलकर बनाते हैं यूरिया और पानी। क्लास ले रहा हूँ, अब पेपर का पूछने के लिए लगाया था। हेलो हेलो, क्या बना, देखो ये मिलके बना यूरिया और वाटर। यूरिया और वाटर आपस में जब मिल जाते हैं तो बनता है यूरिन। पहले यूरिया अलग था, यूरिया एक सॉलिड मटेरियल है, पानी अलग है, दोनों को घोल दिए, क्या बन गया, यूरिन। और ये यूरिन ब्लड के साथ कहाँ जाता है, नेफ्रॉन में। कहाँ जाता है, और ये ब्लड में मिला हुआ था, तो नेफ्रॉन जो होता है तो ब्लड से यूरिन को कहाँ भेज देता है, पीसीटी में, और बाकी बचे हुए ब्लड को इफरेंट आर्टरी लेके बाहर निकल जाता है। जब ये पीसीटी में आता है तो इसका होता है फिल्ट्रेशन। क्या होता है, कुछ क्वांटिटी का होता है रीअब्जॉर्प्शन और कुछ का होता है सिक्रीशन। तीनों अलग अलग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1-2 क्लास में यही चलता रहेगा, है ना। बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सबको बहुत अच्छे से याद हो चुका है, नेफ्रॉन का डायग्राम याद हो गया ना, सबको अच्छे से याद हो गया है। एक बार फिर भी अपन फॉर्मेलिटी करेंगे, तो हमने बना लेते हैं। सबसे पहले हमने ये बना लिया बोमेन कैप्सूल। ये बन गया बोमेन कैप्सूल। पतला वाला क्या हो गया, लूप ऑफ हेनले, है ना, पीजीटी। होता है, जो आलसी इंसान होते हैं ना उनके साथ तो बहुत बार होता है। चलिए तो देखिए इधर, ये हमारा हो गया पूरा, ये वाला पार्ट हो गया ना, ये वाला पूरा पार्ट हो गया बोमेन कैप्सूल। क्या हो गया, बोमेन कैप्सूल। ये वाला पार्ट हो गया पीसीटी। ये वाला हो गया लूप ऑफ, ना इसके पार्ट का नाम है लूप ऑफ हेनले। ये वाला पार्ट हो गया डीसीटी। ये वाला पार्ट हो गया कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर हुआ। अब समझिएगा क्या होता है इस वाले ये हमारे बोमेन कैप्सूल में, ध्यान से सुनिएगा, है ना। बोमेन कैप्सूल में एक आर्टरी होती है जो ब्लड लेके आती है, उस आर्टरी का नाम होता है एक आर्टरी है जो ब्लड लेके आती है, जिस आर्टरी का नाम होता है, बोलिए, एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी जो होती है इसको ब्लड लेके आती है। एक दूसरी होती एक, अब यहाँ पे जब ब्लड लेके आई ना तो पता है बेटा, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे जी, ग्लोमेरुलर। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलस। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ के आर्टरी का गुच्छा और बोमेन कैप्सूल, इन दोनों को एक साथ एक कॉमन नाम है जिसको हम बोलेंगे, एक कॉमन नाम दोनों का है मैलपीगियन एपर्टस। क्या बोलेंगे दोनों के एक साथ, मैलपीगियन एपर्टस। क्वेश्चन कैसे आता है, हाँ क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसा पूछता है कि व्हाट इज, मतलब राइट द फॉर्मूला। क्वेश्चन पूछता है राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है मैलपीगियन एपर्टस इक्वल टू बोमेन ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल इक्वल टू मैलपीगियन एपर्टस प्लस ग्लोमेरुलस, है ना। ग्लोमेरुलस इक्वल टू मैलपीगियन एपर्टस प्लस बोमेन कैप्सूल। इस तरह से एग्जाम में आपके फार्मूला बना के पूछा जाता है। इसमें से कौन सा सही है, क्योंकि मैलपीगियन एपर्टस होता है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। समझ गए।
इसको एक तरीके से और सही कर देते हैं, ये बोल देता है बोमेन कैप्सूल इक्वल टू मेलपिगियन एपर्टस माइनस ग्लोमेरुलस, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए उसके बाद अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हमारा यूरिन जो है यहाँ आया, ठीक है, और ये हेनले लूप से डीसीटी, डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पे कहीं कहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ से पानी निकलता है, और एक चीज़, यूरिन जो होता है ना कंसंट्रेटेड होता है नॉर्मल वाटर से। जो अपन लोग नॉर्मल वाटर पीते हैं ना उसके कंपेयर में यदि हम यूरिन की बात करें तो ज़्यादा गाढ़ा होता है और कभी कभी कलर भी डार्क कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, डार्क येलो कलर का। तो ऐसा क्यों होता है? जितने मन में क्वेश्चंस हैं सब सॉल्व करेंगे। तो कल हम क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन।